Hello students, today our topic is Python Pandas, and in this lecture we are going to discuss a very important function related to Python Pandas, that is the short function, short underscore value function, by which we can easily short a data frame or a series. So this is applicable to both to the series as well as on data frame. So we'll discuss how we can short data frame using short underscore value function in this video. So let's start. So as far as sorting is concerned, sorting is nothing but the arranging values in a particular order according to some specific column or columns, whether it is in ascending order or descending order. So we can manage our elements in ascending order as well as in descending order. And the function that is used for the purpose is short underscore values. Okay, short underscore values. सिंटेक्स देखते हैं, चलिए इसका सिंटेक्स में सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि अगर आपको शॉर्ट करना है डेटा को तो डेटा फ्रेम का नेम पहले लिखना पड़ेगा। डेटा फ्रेम का नेम के बाद आपको फंक्शन का नेम जो है इस केस में शॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यू, ओके, देन एक्सिस 0 किस एक्सिस के अलॉन्ग है। असेंडिंग इज इक्वल टू 2 बाई डिफ़ॉल्ट रहता है। इट मीन्स अगर आप नहीं लिखेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में ही आपका डेटा शॉर्ट होगा। देन इन प्लेस इज इक्वल टू फॉल्स, काइंड इज इक्वल टू क्विक शॉर्ट, एनी अंडरस्कोर पोजीशन इज इक्वल टू लास्ट। ये इसके कुछ पैरामीटर्स हैं। चलिए इसको देखते हैं पैरामीटर्स को 1 बाई 1। सबसे पहले तो बाई से क्या मतलब है? बाई से मतलब यहाँ पर ये जो फर्स्ट इसका पैरामीटर है ये कोई एक स्ट्रिंग हो सकती है या लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स हो सकती हैं। ओके, नेक्स्ट आपका है एक्सिस। तो एक्सिस है बाई डिफ़ॉल्ट 0, और जब हम एक्सिस 0 लिखते हैं तो इसका मीनिंग होता है कि हम कॉलम वाइज शॉर्ट कर रहे हैं डेटा को, और डिफ़ॉल्ट 0 ही होता है। बाकी अगर हम एक्सिस 1 लिखेंगे तो रो वाइज शॉर्ट हो जाएगा डेटा। नेक्स्ट है आपका असेंडिंग बूल और लिस्ट ऑफ बूल डिफ़ॉल्ट इज़ ट्रू। ओके, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी ट्रू रहती है, इसकी दो ही वैल्यू होंगी, या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो डेटा आपका असेंडिंग ऑर्डर में होगा, अदरवाइज नहीं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा अगर वैल्यू फॉल्स होगी तो। नेक्स्ट देखिए इन प्लेस, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू फॉल्स होती है। अगर इसकी वैल्यू ट्रू है तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करता है आपका इन प्लेस। ओके, नेक्स्ट है एनी अंडरस्कोर पोजीशन। डिफ़ॉल्ट इसकी लास्ट होती है और फर्स्ट इसकी एन एन होती है आपकी एट द बिगनिंग। तो ये एन एन की पोजीशन बताता है, नॉट इन नंबर की। डिफ़ॉल्ट इसका लास्ट ही होता है, मतलब अगर एन ए आ रहा है आपके डेटा में तो वो सबसे लास्ट में ही अपीयर होगा। और अगर आप इसमें एनी पोजीशन की वैल्यू इस आर्गूमेंट इस पैरामीटर की वैल्यू फर्स्ट पुट करेंगे तो एन एन जो होगा बिगनिंग में आएगा, और अगर लास्ट पुट करेंगे तो एंड में आएगा। तो कभी कभी क्या होता है डेटा फ्रेम में कि कुछ वैल्यूज़ गिवन नहीं होती तो उनके रेस्पेक्ट में एन एन लिखा हुआ आता है। अभी एन एन जब शॉर्ट करेंगे तो ये कहाँ आएगा? या तो फर्स्ट बार पहले आना चाहिए, बाद में आना चाहिए। डिफ़ॉल्ट इसकी लास्ट होती है तो इसका मीनिंग ऑटोमेटिकली लास्ट में ही आता है। लेकिन आपका इसको आप फर्स्ट लिख देंगे इसकी वैल्यू तो ये पहले अपीयर होगा एन एन, उसके बाद अदर वैल्यू काउंट होनी स्टार्ट होंगी। तो ये इसका सिंटेक्स था। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले बाय, ये एक लिस्ट होगी जिसको हमें शॉर्ट करना है या कोई स्ट्रिंग होगी। एक्सिस बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम के अलोंग ये आपका डेटा शॉर्ट होगा। देन असेंडिंग बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू होता है। इसका मीनिंग हम ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम डेटा शॉर्ट करने जा रहे हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। ठीक है, उसके बाद है इन प्लेस। तो ये आपका डिफ़ॉल्ट वैल्यू की फॉल्स होती है, अगर ट्रू होगा तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा इन प्लेस। और थर्ड है और लास्ट है आपका एनी पोजीशन। तो ये जो एन एन की पोजीशन है, नॉट ए नंबर जो लिखा हुआ आता है आपका, जब कोई नंबर मिसिंग होता है तो सबसे लास्ट में आएगा शॉर्ट होने के बाद। अगर आपको पहले लाना है इसको तो आपको इसकी वैल्यू फर्स्ट पुट करनी पड़ेगी। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं तो और क्लियर समझ में आएगा। यहाँ पर एक डेटा फ्रेम दे रखा है, और डेटा फ्रेम जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर शॉर्ट द वैल्यू ऑफ डेटा फ्रेम बाय द वैल्यूज़
along either axis consider following example। तो एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर, देखिए इसमें आपका ये डेटा फ्रेम का नेम है DF1। अब हमको इसको शॉर्ट करना है, और शॉर्ट किसके अलॉन्ग करना है, कंट्री वाइज शॉर्ट करना है डेटा को। तो अभी हमने क्या काम किया, हमने काम ये किया इसमें कि हमने सबसे पहले लिखा डेटा फ्रेम का नेम जो DF1 है इस केस में, उसके बाद डॉट के बाद फंक्शन का नेम जो शॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज़ है, और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हमने लिखा किसके अलॉन्ग हम करने जा रहे हैं। हम करने जा रहे हैं आप इसको कंट्री के अलॉन्ग, क्योंकि कंट्री के अलॉन्ग करने जा रहे हैं इसको हमने बाई की वैल्यू जो है, ठीक है, तो वो हम कंट्री के अलॉन्ग करने जा रहे हैं। तो अभी हम कंट्री के अलॉन्ग करने जा रहे हैं, तो फिर ये कंट्री के अलॉन्ग देखिए आप, इसका आउटपुट आपको दिखाई देगा एग्जीक्यूशन की बात। तो सबसे पहले ब्राज़ील आ रहा है, आप देख पा रहे हैं, ब्राज़ील के बाद जापान, जापान के बाद यूके, यूके के बाद लास्ट में USA। तो इस तरीके से डेटा शॉर्ट हुआ है। तो आपको ये तो बताना ही पड़ेगा किसके अलॉन्ग आप शॉर्ट करना चाह रहे हैं, और एक से ज़्यादा कॉलम भी ले सकते हैं, एक कॉलम तो लेना ही पड़ेगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए अभी सेम एग्जाम्पल को लिया गया है, लेकिन इसमें हमने क्या काम किया है, इसमें हमने डेटा को शॉर्ट किया है ट्यूटर वाइज। अब इसमें एक कॉलम का नेम ट्यूटर भी था, तो ट्यूटर वाइज अगर हम इसे शॉर्ट करेंगे तो बाकी तो सब वही रहेगा, मतलब डेटा फ्रेम का नेम लिखना पड़ेगा, उसके बाद शॉर्ट फंक्शन डॉट ब्रैकेट के अंदर हमें उस कॉलम का नेम लिखना पड़ेगा जिस कॉलम के अलॉन्ग हम इसे शॉर्ट करना चाह रहे हैं। हमने लिख दिया ट्यूटर, ओके, ट्यूटर के अलॉन्ग ये डेटा शॉर्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब ये देखिए, अब कभी कभी ऐसा होता है कि हमको एक से ज़्यादा कॉलम के अलॉन्ग शॉर्ट करना होता है। सपोज किसी केस में ऐसा है, मान लीजिए इसी में, मान लीजिए जब हमने कंट्री का अलॉन्ग शॉर्ट किया तो हमने देखा कि ब्राज़ील कंट्री तो काफ़ी ब्राज़ील एंट्री तो काफ़ी लोगों का था इसमें। तो अब हम इसमें क्या करना पड़ेगा, तो अभी हमें ये करना पड़ेगा, जैसे इसमें भी देखिए आप, ट्यूटर जो है जैकब है, तो ब्राज़ील के रेस्पेक्ट में वैल्यू आ रही है जैकब की, और ताहिरा की ब्राज़ील की रेस्पेक्ट में वैल्यू आ रही है, और वेंकट की भी ब्राज़ील की रेस्पेक्ट में वैल्यू आ रही है। तो उस केस में जब आप शॉर्ट करना चाह रहे हैं डेटा और कॉलम की वैल्यू रिपीट हो रही है, तो आपको करना ये चाहिए कि एक कॉलम नेम और लेना चाहिए, ताकि अगर वैल्यू सेम आती है तो फिर वो दूसरे कॉलम के अकॉर्डिंग डेटा शॉर्ट हो, ठीक है, जैसे इस केस में किया गया है। तो करना कुछ नहीं है, सिंटेक्स वही है आपका, बस एक काम और करना है कि डेटा फ्रेम आपने लिखा पहले, उसके बाद फंक्शन का नेम लिखा, और जहाँ आप पहले एक कॉलम का नेम दे रहे थे वहाँ एक कॉलम का नेम ना देख के वहाँ 2 डिफरेंट कॉलम्स का नेम लेंगे और दोनों को सेपरेट कर देंगे कॉमा से, ठीक है। तो कॉमा से सेपरेट कर दिए तो होगा क्या कि सबसे पहले डेटा कंट्री के अलॉन्ग शॉर्ट होगा, और कभी ऐसा होता है कि कंट्री की वैल्यू सेम पाई जाती है किसी भी केस में, तो फिर वो कंट्री के से डेटा शॉर्ट ना हो, और तो फिर वो सेकंड कॉलम के नेम के अकॉर्डिंग डेटा को शॉर्ट करेंगे। इस इसमें आप देखेंगे कि ब्राज़ील की जो एंट्री है वो ऑलमोस्ट आपकी 4% की ब्राज़ील की एंट्री है। तो सबसे पहले जो लिखा हुआ ब्राज़ील 2 जैकब, ब्राज़ील 3 जैकब, अब उसमें क्या है कि कंट्री और ट्यूटर में फर्स्ट 2 वैल्यूज़ जो है वो भी सेम है। मीनिंग ये है कि कंट्री के अलॉन्ग भी डेटा अगर शॉर्ट करें तो भी, और उसके बाद जब वैल्यू सेम आई ब्राज़ील तो फिर हमने ट्यूटर के अलॉन्ग किया, लेकिन ट्यूटर में भी वैल्यू सेम पाएगी। तो फिर क्या होगा, जो डेटा वैल्यू पहले अपेयर हो रही थी आपकी डेटा फ्रेम के अंदर वो पहले आएगी, जो बाद में अपेयर हो रही थी वो बाद में आएगी। तो आपका 40 ब्राज़ील 2 जैकब पहले अपेयर होगा और 40 ब्राज़ील 3 जैकब बाद में अपेयर होगा। चलिए, लेकिन अभी अगर हम जैकब और ताहिरा की बात करें तो दोनों के केस में कंट्री ब्राज़ील ही है, लेकिन अब इसको जो इसकी जो शॉर्टिंग होगी वो आपकी इसके अकॉर्डिंग होगी, ट्यूटर के अकॉर्डिंग, और ऑब्वियसली टी पहले आता है वी से, तो ताहिरा आपका पहले अपेयर होगा और वेंकट आपका बाद में अपेयर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो सकता है आपका। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इसमें सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये बात इम्पॉर्टेंट है कि जब कभी भी हम
कॉलम के अलोंग डेटा शॉर्ट करना चाहते हैं तो एक कॉलम के अलोंग करेंगे तो सिंगल वही कॉलम के अलोंग डेटा शॉर्ट हो जाता है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा कॉलम के नेम देंगे तो फर्स्ट कॉलम की वैल्यू सेम पाए जाने पर सेकंड कॉलम नेम के अकॉर्डिंग डेटा शॉर्ट होता है। चलिए अभी एक एग्जांपल और लेते हैं तो उससे थोड़ा और क्लियर होगा। अभी हमको इसको शॉर्ट करना है ट्यूटर और कंट्री के अलाउंग। तो ट्यूटर है और एक कंट्री है, तो पहले तो ऑब्वियसली ट्यूटर के अलाउंग होगा। अब ट्यूटर के नेम जहाँ भी सेम पाए जाएंगे वहाँ फिर वो कंट्री के अलाउंग डेटा शॉर्ट होने स्टार्ट हो जाएगा। अगर ऐसा होता किसी केस में कि ट्यूटर और कंट्री दोनों की वैल्यू सेम पाई जाती हैं तो डेटा फ्रेम का जो वैल्यू पहले अपीयर हो रही थी वो पहले आएगी, जो बाद में अपीयर हो रही थी बाद में आएगी। देखिए इस केस में आप ये देखिए अनुषा की एंट्री देखिए, अनुषा जो ट्यूटर है वो 4 टाइम्स आ रहा है आपका, और कंट्री अभी आप इसका देखेंगे तो अब इसमें कैसे डेटा शॉर्ट होगा, कौन सा डेटा कौन सा आपका रिकॉर्ड पहले अपीयर होगा ये देखना होगा हमको। तो ब्राज़ील अनुषा पहले आएगा, उसके बाद अनुषा जापान आएगा, ठीक है। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अभी हमने देखा इसके अंदर कि अनुषा जापान की भी 2 एंट्री हैं, 2 एंट्रीज हैं ऑलरेडी। तो फिर उसमें क्या होगा, जो डेटा वैल्यू पहले अपीयर हो रही थी वही शो होगा। तो जापान अनुषा 41 के रेस्पेक्ट में, क्लासेस के रेस्पेक्ट में वैल्यू आएगी, एंड देन 36 जापान टू अनुषा की वैल्यू बाद में आएगी। और उसके बाद यूके में तो कोई डाउट ही नहीं है, वो सबसे लास्ट में आना है अनुषा की वैल्यू को, तो आ जाएगा। इस तरीके से ये वैल्यू शॉर्ट हो जाएंगी। मीनिंग सिंपल है, जब कभी भी हम डेटा को शॉर्ट करते हैं कॉलम के अकॉर्डिंग तो उसमें हमको ये बात ध्यान रखनी पड़ती है कि हम सबसे पहले जो डेटा शॉर्ट होता है डेटा फ्रेम के अंदर वो फर्स्ट कॉलम के अलोंग शॉर्ट होता है। और ऐसा अगर पाया जाता है कि फर्स्ट कॉलम में डेटा वैल्यू सेम पाई जाती है तो फिर डेटा शॉर्ट सेकंड कॉलम के अकॉर्डिंग होने लगता है आपका। और अगर ऐसा होता है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों कॉलम की वैल्यू सेम पाई जाती हैं तो फिर आपका जो डेटा फ्रेम में ओरिजिनल डेटा था उसमें जो पहले अपीयर हो रहा था वो पहले आएगा, जो बाद में अपीयर हो रहा था वो बाद में आपको दिखाई देगा। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। देखिए इसमें लिखा भी हुआ है कि वैल्यू शॉर्टेड कंट्री वाइज एंड विद कंट्री ट्यूटर वाइज। इस वाले पहले वाले केस में देखिए इसका मीनिंग सिंपल सा है कि पहले तो वैल्यू शॉर्ट होंगे कंट्री वाइज, और जब वैल्यू शॉर्ट हो जाएंगी कंट्री वाइज तो विद इन कंट्री वाइज जो होगा फिर वो ट्यूटर वाइज होगा। इसको ऐसे समझ लीजिए तो और ज़्यादा आसान लगेगा, ठीक है। ऐसे ही सेकंड केस में वैल्यू शॉर्टेड अकॉर्डिंग टू ट्यूटर वाइज एंड विद इन ट्यूटर वाइज डेटा विद इन ट्यूटर डेटा दे आर कंट्री वाइज, तो ट्यूटर में फिर वो कंट्री वाइज होने लगेगा, ठीक है। तो डेटा के अंदर फिर डेटा जो शॉर्ट होने के बाद डेटा दोबारा से एक बार शॉर्ट होगा, तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो ये शॉर्ट था और आप कर सकते हैं। तो अभी आप अभी हमने बिल्कुल सिंपल एग्जाम भी ले लिया था, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट भी है। अभी एक और फंक्शन की बात करते हैं, और ये फंक्शन है पाइप। अब पाइप को आप जानते भी हैं, पहले भी आपने पढ़ चुका है पाइप के बारे में। देखिए होता क्या है कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा फंक्शंस हैं और हमें उनको एक इस तरीके से एग्जीक्यूट करना है कि एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट बन जाए, तो हमें फिर पाइप फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है। हम बिना पाइप के भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। किस अब उसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ और उससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि पाइप किस तरीके से एक सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस को आपका आसानी से आपका परफॉर्म कर देता है। देखिए ये एक केस है, इसमें आप देखें तो एक डेटा फ्रेम है SAL_DF, ठीक है। और SAL_DF में हमने क्या काम किया है, हमने काम ये किया है कि हमने पाइप फंक्शन का यूज़ किया है। तो पाइप में क्या करना होता है, देखिए पहली बात तो ये है, और जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि पाइप में हमेशा एक फंक्शन का आउटपुट दूसरे फंक्शन का इनपुट बन जाता है, ठीक। एक तो क्लियर हुआ। तो जो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा उसको हम पहले लिखेंगे, पाइप डॉट करके लिखेंगे। तो पहले लिखा हमने SAL_DF, इसके बाद पाइप, पाइप के बाद उस फंक्शन का नेम जो भी फंक्शन है np.add है। np यहाँ पर numpy को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऐड जो है numpy का फंक्शन है इसलिए हमने np.add लिखा है। अब इसका जो आउटपुट होगा, ठीक है, उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, तो फिर हमने लिखा डॉट पाइप np.multiply 3।
अब जो इसका आउटपुट होगा उसका हम स्क्वायर रूट निकालना चाह रहे हैं, तो फिर हमने लिखा डॉट पाइप एन पी डॉट एस क्यू आर टी। अब जो इसका आउटपुट होगा उसका हम फ्लो डिवीज़न लेना चाह रहे हैं, तो हमने लिखा पाइप एन पी डॉट फ्लो। तो सीक्वेंस में लिखते जाते हैं, जो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा उसका कुछ ना कुछ आउटपुट जरूर आएगा, और जो आउटपुट होगा वो दूसरे के लिए इनपुट का काम करेगा। तो एक सीक्वेंस को हम फॉलो करते हैं इसके अंदर। तो यही पाइप फंक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट है। और अगर हम इसको ऐसे ना करें, पाइप का यूज़ ही ना करें, तो इसको थोड़ा सा फिर हमें अलग तरीके से लिखना होगा। देखिए यहाँ पर देखिए, एन पी डॉट फ्लो, एन पी डॉट एस क्यू आर टी, एन पी डॉट मल्टीप्लाई सेल अंडरस्कोर डी एफ एट 33। तो कुछ इस तरीके से आएगा। क्यों आएगा इस तरीके से? इस तरीके से ये आएगा कि ये आपका जो ऑर्डर होगा जस्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हमको जाना है आपका बैकवर्ड टू फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है। एक तो ये हो जाएगा, और हमें ब्रैकेट का यूज़ करना होगा ये बताने के लिए। जैसे इसका मतलब ये है कि एन पी डॉट फ्लो, तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा एन पी एस क्यू आर टी पे करेगा। इसको ऐसे समझिए। अब एस क्यू आर टी निकालने के लिए एन पी डॉट मल्टीप्लाई की ज़रूरत होगी। एन पी डॉट मल्टीप्लाई के निकालने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए एस सी एल अंडरस्कोर डी एफ डॉट ऐड की ज़रूरत होगी। मतलब एडिशन करना होगा आपको यहाँ पर। जब तक आप एडिशन नहीं करेंगे तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो जब आप एडिशन कर लेंगे तो उसका जो आउटपुट होगा वो मल्टीप्लाई के लिए इनपुट होगा। मल्टीप्लाई का जो आउटपुट होगा वो स्क्वायर रूट के लिए इनपुट होगा, और जो स्क्वायर रूट का आउटपुट होगा वो फ्लोर के लिए इनपुट होगा। तो जस्ट आपने देखा कि ऑर्डर जस्ट चेंज हो गया, और हमने एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को लिखा, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता भी है आपको। लेकिन पाइप में ऐसा नहीं है। पाइप में हमें एक पता है, एक सीक्वेंस है, उसको हमें फॉलो करना है, और हमें एक तरफ से लिखते जाना है कि पहले कौन सा आएगा, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी किसकी है, थर्ड किसकी है, फोर्थ किसकी है। जो भी ऑर्डर होता है सिर्फ हम उसको उस ऑर्डर के अंदर लिख देते हैं। बहुत कुछ ज़्यादा सोचना नहीं होता इसके अंदर। इसके अंदर हमें ब्रैकेट को फॉलो करना होगा। जब हम विदाउट पाइप फंक्शन का यूज़ किया करेंगे तो हमें ब्रैकेट को फॉलो करना होता है कि पहले सबसे कौन सा ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो जो इंटीरियर ब्रैकेट होगा ऑब्वियसली सबसे पहले वही सॉल्व होगा। तो इस केस में सबसे पहले ऐड सॉल्व होगा, उसके बाद उसी तरीके से सॉल्व होते जाएंगे। आउटसाइड टू इनसाइड, इनसाइड टू आउटसाइड ब्रैकेट सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये पाइप का यूज़ था। चलिए, ये पाइप का हो गया कि एक और, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। अभी शॉर्ट में हमने समझाया था, तो अभी हमने शॉर्ट में जब समझाया तो एक सिर्फ हमने कॉलम नेम लिए। एक लोग ले सकते हैं, दो ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अभी हमने एक लिया था, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि अभी हमने दो ले लिए, ट्यूटर और कंट्री। लेकिन इस बार क्या किया, हमें असेंडिंग ऑर्डर में नहीं चाहिए, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। तो बात सिंपल सी इतनी है कि अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में नहीं चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए डेटा, तो देखिए ये तो पता है आपको कि जो फंक्शन है वो है शॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यू। दूसरा ये पता है कि बाई के अंदर हम लिखते हैं कॉलम नेम, ठीक है। तो हमने कॉलम नेम लिख दिए, और ये स्ट्रिंग की फॉर्म में है, आप देख सकते हैं। एक से ज़्यादा एलिमेंट है तो लिस्ट में लिख सकते हैं डिफरेंट स्ट्रिंग्स को, क्योंकि कॉलम नेम है। हमने लिख दिया ट्यूटर कॉमा कंट्री। अब ये आपको असेंडिंग ऑर्डर में नहीं चाहिए, आपको चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में ही डेटा शॉर्ट होता है। लेकिन अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो आपको लिखना ही होगा कि असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स। तो जब असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स लिखेंगे तो इसका मतलब जस्ट अपोजिट होगा। पहले अगर असेंडिंग ऑर्डर में हो रहा था तो अब डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा शॉर्ट होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, बाकी चीज़ें सेम है। तो अभी हमने यहाँ पर दो पैरामीटर यूज़ किए, बाय और असेंडिंग, ठीक है। तो बाई में हम कॉलम नेम लिखते हैं, और कॉलम नेम एक से ज़्यादा थे तो हमने लिस्ट की फॉर्म में लिख दिए हैं। अब जो कॉलम नेम थे वो ट्यूटर और कंट्री जो अपने आप में एक स्ट्रिंग है, इसलिए सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर लिखा गया है। और असेंडिंग में चाहिए नहीं हमको, डिसेंडिंग में चाहिए। और असेंडिंग में तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, हमें लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी असेंडिंग इज इक्वल टू ट्रू, क्योंकि वो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। लेकिन यहाँ पर ये आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो हमने लिखा असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आप देख पाएंगे कि पहले होगा क्या, कि पहले तो ये डेटा शॉर्ट होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू ट्यूटर वाइज, और विद इन ट्यूटर वाइज ये फिर कंट्री वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका शॉर्ट होगा डेटा। तो ये एक और एग्जाम्पल था इसका, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे ये कहा गया कि कंप्लीट जो इसका सिंटैक्स है वो आपके जो स्कोप ऑफ द बुक है या सिलेबस से बाहर है, तो आपको उतना नहीं पढ़ना है डिटेल में इसको 12th में। तो इतना आपके लिए सफिशेंट है, ठीक है।
ये सिलेबस के अकॉर्डिंग था इतना, तो दो ही आपके मेनली यूज़ होते हैं। एक तो आप यूज़ कर सकते हैं कॉलम नेम बाई, और दूसरा असेंडिंग और डिसेंडिंग। चलिए अब बात करते हैं एक और फंक्शन की, मोड फंक्शन। मीन मीडियन मोड आपको पहले से पता होगा, तो मोड से हम स्टार्ट करते हैं। मोड फंक्शन इज यूज्ड टू कैलकुलेट द मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, वेट अ मिनट। मीन मोड मोड हम पहले समझा चुके थे, ठीक है। ये MODE मोड नहीं है, ये आपका है, आपका MAD मेड है। तो ये फंक्शन आपका डेविएशन से रिलेट करता है। तो मैथ से स्टार्ट करते हैं, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। अब मीन एब्सोल्यूट डेविएशन में आपको पहले तो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद इसका हम देखेंगे कि इसका कौन सा फंक्शन है जो यूज़ होता है, और फिर उसको कैसे इम्प्लीमेंटेशन होता है ये समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो मैट क्या है, मैट फंक्शन आपका मीन एब्सोल्यूट डेविएशन है। तो मीन एब्सोल्यूट डेविएशन के लिए आपको मीन निकालना आना चाहिए। मीन आपका एवरेज होता है आपका, और फिर हम डेविएशन निकालते हैं उसका कि कितना डेविएशन है, और उसके लिए एक फॉर्मूले को फॉलो करते हैं। अभी कैसे निकालते हैं ये समझ लीजिए, और उसके लिए क्या फॉर्मूला है इसको समझ लीजिए। तो जब हम मीन एब्सोल्यूट डेविएशन निकालते हैं, देखिए सेंटेंस लिखा हुआ, द मीन एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ ए सेट ऑफ ए डेटा इज़ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन ईच डेटा वैल्यू एंड द मीन। तो मीन से जब पहले तो हम मीन एब्सोल्यूट डेविएशन निकालने के लिए मीन निकालेंगे, और फिर उसका जो मीन से निकालेंगे, मीन निकालने के बाद उसके जितनी भी डेटा सेट की वैल्यूज़ होंगी, मीन से उसका डिफरेंस निकालेंगे, और फिर उनका आपका एवरेज लेंगे, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, द मीन एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ सेट ऑफ डेटा इज़ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन ईच डेटा वैल्यू एंड द मीन। तो इसको मीन एब्सोल्यूट डेविएशन बोलते हैं। तो फॉर्मूला इसका जो फंक्शन है वो सिंपल है, आपको अप्लाई ऐसे करना पड़ेगा। डेटा फ्रेम का नेम लिखना पड़ेगा, डॉट MAD मैड लिखना पड़ेगा, एक्सिस स्किप ना दो, आपके इसके इसके पैरामीटर्स हैं, ठीक है। जहाँ एक्सिस आपका ज़ीरो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, डिफ़ॉल्ट ज़ीरो ही होता है, और स्किपने का मतलब होता है ये आपके बूलियन वैल्यू है जो डिफ़ॉल्ट तो ट्रू होती है। इसका मतलब ये एनी और नल वैल्यूज़ को एक्सक्लूड करेगी, ठीक है। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए ये देखिए, एक डेटा फ्रेम दे रखा है SL_DF, और इसमें 4 कॉलम्स दे रखे हैं आपको, 2016, 17, 18 एंड 19। ओके, तो ये 4 कॉलम्स दे रखे हैं, और 4 ही रोज़ हैं आपके पास। 4 रोज़ हैं, 4 कॉलम्स हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आई थिंक अब क्लियर दिखाई दे रहा होगा, और कुछ वैल्यूज़ इसके अंदर NaN भी है। नॉट ए नंबर को रिप्रेजेंट करता है NaN, जब कोई वैल्यू मिसिंग होती है। तो अभी आपने क्या काम किया, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो आपने इसके अंदर सिंपल सा इतना किया कि आपने लिखा SL_DF डॉट MAD, ठीक है, डॉट MAD ये लिखा आपने। तो मीन एब्सोल्यूट डेविएशन कैलकुलेट हो जाएगा अलोंग एक्सिस ज़ीरो। और क्यों हो जाएगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट एक्सिस ज़ीरो ही होता है। तो ये देखिए, ये अलोंग एक्सिस ज़ीरो आ गया आपका निकल के, ठीक है। और अगर आपको एक्सिस 1 के अलोंग निकालना है तो फिर आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, बस एक काम और करना है आपको, और वो ये करना है कि आपको यहाँ पर लिखना है x=1। तो एक्सिस 1 के अलोंग निकल जाएगा, ये देखिए एक्सिस 1 के अलोंग निकल जाएगा। तो ये हो गया आपका एक, तो ठीक है। तो एक बार देखते हैं कि मीन एब्सोल्यूट डेविएशन एक्चुअली मैथमेटिकली निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले तो जैसे आपको 2016 के अलोंग ही निकालना है, मान लीजिए हम ये वैल्यूज़ हैं, इसके अलोंग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो इसका मीन ले लेंगे। मीन कैसे लेंगे, सभी वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ देखें कितनी, टोटल नंबर वैल्यूज़ है 4, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, मतलब एवरेज निकालेंगे इसका। अब जब एवरेज निकल जाएगा तो जो एवरेज होगा उससे सभी एलिमेंट्स का
सब उसमें से सभी एलिमेंट को 1 बाई 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू या मीन है इसका 46,625, फर्स्ट वैल्यू है 34,500, इसको सब्ट्रैक्ट किया। फिर आपका 56,000 में से 46,625 को सब्ट्रैक्ट किया। अब देखिए आपको ये लगेगा यहाँ पर कि पहले तो मीन में से वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया और फिर वैल्यू में से मीन को सब्ट्रैक्ट किया। तो यहाँ पर ये जो एब्सोल्यूट है ना, तो इसमें हमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेनी होगी, नेगेटिव नहीं लेंगे हम इसमें, हमेशा पॉजिटिव लेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा इसके अंदर, ये होता है इसके अंदर कॉन्सेप्ट कि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेनी होती है। तो अगर हम मीन में से किसी का एवरेज, अगर हम मीन में से वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और पॉजिटिव है तो ठीक है, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है तो भी हमें पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करनी है, नेगेटिव कंसीडर नहीं करनी है। और उनको सबको फिर ऐड कर देना है, ठीक है। और ऐड करने के बाद फिर उनको फिर से उनका एवरेज लेना है। तो जो एवरेज आएगा निकल के वो मीन एब्सोल्यूट डेविएशन निकल के आएगा, जैसे इसके अंदर आ रहा है। तो ये तो थी मैथमेटिक्स की बात कि मैथमेटिक्स में हम इसको कैसे अप्लाई करते हैं। तो ये चीज़ भी, बात भी समझने वाली है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले वैल्यूज़ का मीन निकाल लीजिए, मीन निकालने के बाद मीन में से सभी वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू कंसिडर करनी है, ठीक है, पॉजिटिव ऑनली, नो नेगेटिव वैल्यू। और उनको सभी को फिर से हमने फिर से हमको उनका फिर मीन ले लेना, तो मीन लेने के सबको फिर से ऐड करना पड़ेगा और फिर से डिवाइड बाई 4 करना पड़ेगा। तो इस तरीके से मीन एब्सोल्यूट डेविएशन कैलकुलेट होता है आपका। अब बात सिंपल सी इतनी है कि अगर आप .MAD मीन एब्सोल्यूट डेविएशन का जो फंक्शन है, ये आप अप्लाई करोगे किसी भी डेटा फ्रेम पर, तो ये अलोंग एक्सिस 0 आपका वर्क करता है, बाय डिफ़ॉल्ट होता है एक्सिस 0। अगर आपको एक्सिस 1 के अलोंग करना है तो आपको मेंशन करना पड़ेगा एक्सिस 1। तो ये है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो मीन एब्सोल्यूट डेविएशन तो समझ में आ गया आपको। चलिए स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए जो फॉर्मूला है वो है, फंक्शन है। अभी तो पहले हम इसको देखेंगे कि किस तरीके से डेटा फ्रेम में अप्लाई किया जाता है। एस टी डी है और ये स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करता है सेट ऑफ नंबर्स के लिए, ठीक है। तो अभी इसको सबसे पहले हम एक क्या काम करते हैं, हम एक डेटा फ्रेम ले लेते हैं। हमारे पास डेटा फ्रेम है SAL_DF, ये डेटा फ्रेम है। चलिए ये रहा आपका डेटा फ्रेम। और आपको स्टैंडर्ड डेविएशन लगाना है तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको करना सिर्फ इतना ही है कि आपको डेटा फ्रेम डॉट फंक्शन नेम में .std निकल जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। और जैसा हम जानते हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो निकलेगा ये एक्सिस 0 के अलोंग निकलेगा। अगर आपको एक्सिस 1 के अलोंग निकालना है तो आपको एक्सिस 1 मेंशन करना पड़ेगा, जैसे हमने इस केस के अंदर किया है। अब क्वेश्चन वही आता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है, निकलेगा कैसे, तो हमें पता हो गया कि STD आपका फंक्शन नेम है, डेटा फ्रेम डॉट फंक्शन नेम करेंगे तो निकल जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। बाय डिफ़ॉल्ट एक्सिस 0 के अलोंग निकलेगा और अगर एक्सिस 1 के अलोंग निकालना है तो एज ए पैरामीटर वैल्यू हमको एक्सिस इक्वल टू 1 पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका जो सिंबल है वो सिंबल क्या है, ये सिंबल है आपका, ये सिंबल है, इसको सिग्मा बोला जाता है, ग्रीक लेटर है। और इसका जो फॉर्मूला है बड़ा आसान है। फॉर्मूला ये है कि ये स्क्वायर रूट होता है वेरिएंस का। तो पहले आपको वेरिएंस निकालना पड़ेगा या पहले ये समझना पड़ेगा वेरिएंस क्या होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं हम। वेरिएंस अगर हमको पता है तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। वेरिएंस होता है द एवरेज ऑफ द स्क्वायर डिफरेंस फ्रॉम द मीन। अब ये वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है, द एवरेज ऑफ द स्क्वायर डिफरेंस फ्रॉम द मीन। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको कैसे आपका कैलकुलेट होता है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जा सकता है। डिफरेंट डॉग्स हैं, आप देख पा रहे होंगे, सबकी अलग अलग हाइट है, ठीक है। और हमने हाइट इनकी शोल्डर तक मेज़र की है, 600 मिलीमीटर है, 470 मिलीमीटर से, तो डिफरेंट हाइट्स हैं। अब हमें इसका मीन निकालना है, वेरिएंस निकालना है और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए वेरिएंस निकालना चाहिए और वेरिएंस निकालना आना चाहिए, और वेरिएंस निकालने के लिए आपको मीन निकालना आना चाहिए, क्योंकि मीन से वेरिएंस निकलता है और जो वेरिएंस का जो स्क्वायर रूट होता है वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। तो मीन तो आपको सबको पता है कैसे निकालेंगे, मीन का मतलब है एवरेज। तो जितनी 4 वैल्यूज़ हैं, 4 या 5 जितनी वैल्यूज़ हैं उन सबको ऐड करेंगे और डिवाइड बाई नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ से, डिवाइड बाई नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, ये ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे। तो हमारे पास 5 वैल्यू थी, 5 डॉग्स थे और सबकी अलग अलग हाइट थी। सबकी हाइट को हमने ऐड किया, 5 से डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद हमारे पास एक नंबर आ जाएगा, ठीक है, वो इसका मीन कहलाएगा। तो ये तो हो गया मीन किस तरीके से निकलेगा। अब मीन निकालने के बाद अब आपको वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस कैसे निकालेंगे,
वेरिएंस निकालने के लिए आपको हमको डिफरेंस लेना पड़ेगा और उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है, और फिर उसका एवरेज निकालना पड़ेगा। तो हमने अब इसका यही किया, वेरिएंस निकालने के लिए ये देखिए ये फॉर्मूला अप्लाई किया हमने। हमने क्या काम किया इसमें, हमने डिफरेंस लिया और डिफरेंस का स्क्वायर ले लिया। अब मीन कितना था हमारा, मीन यहाँ पर निकल के आया 1970/5। ये वैल्यू आई थिंक हाइड हो रही है थोड़ा सा, तो ये एक मीन निकल के आएगा। ये निकल के आएगा आपका, मैं बताता हूँ आपको, 395, नहीं 394 आएगा, ठीक है, ये देख लीजिएगा। तो ये 394 आएगा, इसका ये निकल के आएगा मीन। तो अभी हमको क्या करना है, ये इसका मीन निकल के आ जाएगा, ठीक है, ये इसकी वैल्यूज़ हैं अलग अलग। तो अभी हमें इसका यहाँ पर डिफरेंस लेना है। तो देखिए अगर हम डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, 600 माइनस 394 निकालेंगे तो कितना आएगा डिफरेंस, तो ये आएगा 206। ओके, तो फर्स्ट वैल्यू 600 है, 206 आएगा, तो 206 का स्क्वायर लिया गया है। ऐसे ही आपका सब्ट्रैक्ट करके देखिए सभी का, 400 में से 394 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 24 का मीन था, उसमें से आपको ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी और सब्ट्रैक्ट करने के बाद उनका स्क्वायर करना है। पहली वैल्यू 206 थी, सेकंड वैल्यू 76 थी, नेक्स्ट वैल्यू 224 आएगी, 36 आएगी और 94 आएगी। तो ये डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी, इनका स्क्वायर करना है। अब वो नेगेटिव आए पॉजिटिव आए, स्क्वायर करने के बाद तो पॉजिटिव ही हमको मिलना है और उसका फिर से हमको मीन निकाल लेना है। तो जो मीन निकलेगा वो आपका एक्चुअली वेरिएंस निकलेगा, और वेरिएंस को हम स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर के रूप में भी लिख सकते हैं। तो अगर आपको अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो सिर्फ इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा और स्टैंडर्ड डेविएशन आपका कैलकुलेट हो जाएगा। ये देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन आया इसका 147, ठीक है, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा निकल के। अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन से मीनिंग क्या है, तो लिखा हुआ है, इसका एक पॉइंट भी है कि यूजिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन वी हैव ए स्टैंडर्ड वे ऑफ नोइंग व्हाट इज़ नॉर्मल एंड व्हाट इज़ एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा स्मॉल। तो जब हम हमारे पास एक स्टैंडर्ड डेविएशन रहता है तो हमारे पास ये पता चलता है कि मतलब वैल्यू एक कितना डेविएट हो रही है, कितनी वैल्यू छोटी है, कितनी बड़ी है, या कितनी नॉर्मल है, ये हमको पता चल जाता है, ठीक है। तो ये मेन पर्पज़ होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो ये आज के टॉपिक था, आई थिंक समझ में आया होगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।